भारत का चोला राजवंश कहते हैं कि विश्व के सबसे लंबे तक राज करने वाले राजवंशों में से एक है। चोला राजवंश का सबसे पहला वर्णन मौर्य काल से मिलता है 3rd सेंचुरी बीसी से। और इस राजवंश का अंत माना जाता है साल 1279 में, यानी कि 1279 में, यानी कि करीबन 1580 साल तक ये राजवंश राज करता है। लेकिन आज मैं जिस राजवंश की कहानी सुनाने जा रहा हूं, ये राजवंश भी चोला की तरह 566 सीई से 1971 तक, यानी कि 1405 साल तक राज करता है। अब आप अगर ये सोच रहे हैं कि 1971 तक मैंने कैसे माना, तो 1971 में भारत सरकार ने प्रिवी पर्स को खत्म करने का निर्णय लिया था, इसलिए ये साल मान रहा हूं। इसलिए राजवंश को भी आप विश्व के सबसे लंबे समय तक राज करने वाले राजवंशों में से एक मान सकते हैं। इस राजवंश का नाम है मेवाड़ का राजवंश। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अक्षय कपूर। इस बार मैं आपके लिए लाया हूं मेवाड़ के राजवंश की पूरी कहानी, सभी प्रमुख महाराणाओं की दास्तां। ये कहानी हम 4 एपिसोड में पूरी करेंगे। मैं जानता हूं आप सोच रहे होंगे कि मेवाड़ के बारे में तो मैं जानता हूं, मगर मैं आपसे वादा करता हूं कि आने वाले इस एपिसोड में और इस सीरीज में मैं कई ऐसी बातें आपको बताने वाला हूं जो कि राजस्थान के इतिहासकारों को भी चकित कर देगी। इसलिए ये एपिसोड पूरा जरूर सुनिएगा। मेवाड़ राजवंश की शुरुआत बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। एकलिंग महात्म्य किताब ये कहती है कि इस राजवंश की शुरुआत बप्पा रावल से हुई, मगर अगर आप विकिपीडिया पे पढ़ेंगे तो इस राजवंश की शुरुआत गुहादत्त से बताई गई है। आज के उदयपुर शहर में एक छोटा सा एरिया है जिसे आहड़ या आहड़ कहा जाता है। आहड़ इस राजवंश की शुरुआती राजधानी भी रही है। इसी आहड़ में 977 सेंचुरी का शक्ति कुमारा का एक इंस्क्रिप्शन मिला है, जिस पर 20 गुहिल्ला राजाओं की अनब्रोकन लाइन ऑफ सक्सेशन मिलती है, जो कि गुहादत्त से शुरू होती है और शक्ति कुमारा पे खत्म होती है। मगर मजेदार बात यह है कि इन इंस्क्रिप्शन पे लिखे इन 20 राजाओं के अंदर कहीं भी बप्पा रावल का नाम नहीं मिलता। अब इसके पीछे का लॉजिक ये समझ आता है कि बप्पा रावल शायद किसी राजा का नाम नहीं था, बल्कि उपाधि थी, क्योंकि बप्पा का अर्थ होता है पिता और रावल मतलब राजा। तो कोई ऐसा राजा था इन 20 राजाओं में जिसने इतने बड़े कारनामे किए कि लोगों ने उन्हें पिता की उपाधि दे दी। ज्यादातर हिस्टोरियन ये मानते हैं कि शायद बप्पा रावल राजा कालभोज थे। एकलिंग महात्मा के अनुसार कालभोज के पिता नागादित्य गुजरात के ईदर के भीलों से एक जंग लड़ते हैं, जिसमें भील उनके साथ साथ उनके बाकी सभी परिवार के लोगों को मार देते हैं। केवल कालभोज बच जाते हैं, और वो भी इसलिए बच जाते हैं क्योंकि नागदा की रहने वाली एक ब्राह्मण महिला कालभोज को चुपके से बचाकर उन्हें नागदा ले आती है। कालभोज का बचपन नागदा के मंदिरों में निकलता है। नागदा के मंदिरों को आप आज भी घूम सकते हैं। ये आज उदयपुर शहर के उत्तर में स्थित प्रसिद्ध एकलिंग जी मंदिर के पास है। इन मंदिरों में रहते समय कालभोज एक ऋषि हरित से मिलते हैं। शायद ऋषि हरित एक पशुपंथ पंथ के एक शैवाइट ऋषि थे, यानी कि शिव भक्त थे, जो कालभोज को एक शिव भक्त बनाते हैं। कालभोज ऋषि हरित से सभी तरह के ज्ञान पाते हैं, राजनीतिक ज्ञान, शस्त्र ज्ञान, शासन ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान आदि। और बाद में ऋषि हरित ही कालभोज को उनको उनका सच बताते हैं। फिर कालभोज इस ज्ञान और ताकत से अपने पिता का बदला लेकर मेवाड़ जीतते हैं। इसी के बाद ऋषि हरित के कहने पर निर्माण होता है एकलिंग जी मंदिर का, जो कि आज तक इस राजवंश के कुल का मंदिर है। ये एक भव्य मंदिर है जिसमें शिवलिंग के दर्शन चारों दिशाओं से किए जा सकते हैं। ये एक पंचमुखी शिवलिंग है जिसमें पश्चिम का मुख है ब्रह्मा का, उत्तर विष्णु का, पूर्व सूर्य का, दक्षिण रुद्र का और ऊपर से शिव का लिंग। अगर आप सोच रहे हैं कि इन पांचों में सूर्यदेव क्यों है, तो मैं बता दूं कि मेवाड़ का राजवंश सूर्यवंशी है। वो बप्पा रावल ही थे जिन्होंने चित्तौड़ का किला जीतकर उसे मेवाड़ में मिलाया था। हाँ, मैं जानता हूं यहाँ कई लोग थोड़े अचंभित होंगे, क्योंकि ज्यादातर तो ये मानते हैं कि चित्तौड़ तो बनाया ही मेवाड़ के राजवंश ने था। मगर इतिहास ये बताता है कि चित्तौड़ के किले का प्रथम निर्माण चित्रांगदा मोरी ने किया था। इसलिए इस किले का नाम भी उनके नाम पर चित्रकोट था, जिसे बप्पा रावल ने मान मोरी से जीतकर अपने मेवाड़ राज्य में मिला लिया था। बप्पा रावल के समय इस राज्य की राजधानी होती है नागदा, और बाद में 10वीं शताब्दी के करीब आहड़ नई राजधानी बनती है। इस राजवंश में 12वीं शताब्दी में एक राजा आते हैं, रावल राणा सिंह। अब यहां मेवाड़ का वंश दो लीनिएजेस में बंट जाता है।
राणा सिंह के बड़े बेटे शेम सिंह अगले रावल यानी कि राजा बनते हैं और इनके छोटे पुत्र रहापा से एक और वंश चलता है जिन्हें सिसोदिया नाम की एक जागीर दी जाती है। ये रहापा वंश से आगे कई सालों के बाद निकलता है हम्मीर सिंह, जो कि अपना टाइटल रावल हटा के राणा रखता है राणा सिंह के नाम पर और इनके राजवंश को सिसोदिया राजवंश के नाम से जाना जाता है। अब रावल शेम सिंह के कई साल बाद इस राजवंश में एक बड़े राजा आते हैं रावल जैत्र सिंह। इस बीच ही राजवंश चालुक्य और परमार के अधीन एक वैसल के रूप में भी चलता है कुछ साल। चालुक्य के राजा भीम और परमार के राजा भोज के बारे में मैंने अपने इस वीडियो में थोड़ा सा बताया है, आप देख सकते हैं। रावल जैत्र सिंह आसपास के कई राज्यों को हराकर मेवाड़ के राज्य को बड़ा करते हैं। इनके समय दिल्ली सल्तनत के इल्तुमिश भी मेवाड़ पर आक्रमण कर नागदा राजधानी को तोड़ते हैं, पर जैत्र सिंह उन्हें हरा देते हैं। इनके पुत्र रावल तेज सिंह के समय सुल्तान बलबल 2 बार आक्रमण करता है, पर दोनों बार तेज सिंह की विजय होती है। इसके बाद रावल तेज सिंह के पोते रावल रत्न सिंह के समय अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है चित्तौड़ पे और इसी पे बनी है फिल्म पद्मावत। अब पद्मावत फिल्म में कुछ बातें सत्य नहीं है, मगर क्या सत्य है ये मैं आपको बताता हूं। सत्य यह है कि 28 जनवरी 1303 को अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ के लिए निकलता है और 8 महीने तक वो चित्तौड़ के किले को भेद नहीं पाता। फिर 26 अगस्त 1303 को यह किला गिरता है और आखिरी जंग होती है जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की विजय होती है। किले की सभी औरतें अपना साहस का परिचय दिखाकर अग्नि कुंड में कूदकर जौहर करती हैं। रानी पद्मावती की कहानी हमें मिलती है एक सूफी कवि मलिक मोहम्मदीन जयसी की 15वीं शताब्दी में लिखी एक कविता से, जिसका शीर्षक ही है पद्मावती। इस कविता की कहानी पर पद्मावती फिल्म बनी है, मगर इस कविता की हिस्टोरिसिटी को लेकर काफी स्कॉलर्स के बीच मतभेद है। इसलिए इतना ही कहा जा सकता है कि शायद असल में पद्मावती रानी थी और वो जौहर कुंड में अपनी जान दे देती है। अब अलाउद्दीन खिलजी उन्हीं के लिए आया था या मेवाड़ और गुजरात के खजाने जीतने आया था या कब्जा करने आया था, इस पे मैं कुछ नहीं कहूंगा। रावल रतन सिंह की मृत्यु को लेकर भी सवाल है। पद्मावती कविता कहती है कि वो कुंभलगढ़ के देवपाल से लड़ते हुए मरे थे। कुंभलगढ़ का इंस्क्रिप्शन प्रशस्ति कहता है कि वो जंग से चले गए थे। यहीं पर चित्तौड़ के 2 वीरों की कहानी भी आती है, गोरा बादल की। इन पर पंडित नरेंद्र मिश्रा की लिखी कविता को आप सुनिएगा, रोंगटे खड़े खड़े हो जाएंगे इनकी बहादुरी के बारे में जानकर। कुमार विश्वास और मनोज मुंतशिर ने यूट्यूब पर सुनाई है ये कविता। मगर यहां भी मैं ये बता दूं कि गोरा बादल की कहानी भी हमें सूफी कवि मलिक मोहम्मद जयसी की 15वीं शताब्दी में लिखी कविता पद्मावती से ही मिलती है। अब आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ अपने पुत्र खीजर खान के नाम करते हैं और किले का नाम खीजराबाद रखते हैं। खीजर खान उस समय बच्चा ही था, इसलिए असली कार्यभार संभालता है मलिक शाहीन, जो कि बाद में वाघेला राजा कर्ण के डर से भाग जाता है और अलाउद्दीन चित्तौड़ का किला जालौर के चौहान राजा मालदेव को दे देता है, क्योंकि मालदेव ने अलाउद्दीन की मदद की थी राजस्थान में। इधर सिसोदिया जागीर के रहापा वंश के राणा लक्ष्य अपने सभी पुत्रों के साथ चित्तौड़ में लड़े थे रावल रतन सिंह के साथ और सभी मारे गए थे। इस वंश के अगले राणा बनते हैं राणा लक्ष्य के पोते राणा हम्मीर। हम्मीर राणा बनते ही कई बार चित्तौड़ जीतने की कोशिश करते हैं, मगर हारते हैं। धीरे धीरे हर हार से सीख सीख के वो बेहतर होते जाते हैं और फिर एक आखिरी बार वो चित्तौड़ पर आक्रमण करते हैं। इस समय तक राजा मालदेव की मृत्यु हो चुकी थी और चित्तौड़ का राजा था मालदेव का पुत्र जैजा। राणा हम्मीर जैजा को हराकर चित्तौड़ जीतते हैं और चित्तौड़ फिर से एक बार मेवाड़ में आ जाता है। जैजा भाग के मोहम्मद बिन तुगलक के पास पहुंचता है और मोहम्मद बिन तुगलक अपनी सेना के साथ चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। अब इस जंग को बैटल ऑफ सिंगोली के नाम से जाना गया है। सिंगोली आज के मध्य प्रदेश में है, नीमच जिले में। इस जंग में राणा हम्मीर बुरी तरह हराते हैं तुगलकों को और जंग के बाद मोहम्मद बिन तुगलक को बंदी बना लेते हैं। अपने आप को दिल्ली का सुल्तान कहने वाला राजा आज एक कैदी था चित्तौड़ में। आखिर में राणा हम्मीर सुल्तान को जाने देता है और हार के बदले सुल्तान को अजमेर, रणथंभौर, नागौर, सोपोर ये सभी राज्य हम्मीर के हवाले करने पड़ते हैं। इन राज्यों के अलावा 50 लाख रुपए और 100 हाथी भी देने पड़ते हैं। ये शायद तुगलकों की सबसे शर्मनाक हार थी। राणा हमीर सिंह के बाद आते हैं क्षेत्र सिंह, लाखा सिंह और मोकल सिंह।
राणा मोकल सिंह मात्र 24 साल के थे जब उनके दो चाचा और मेरा ने उन्हें धोखे से मार दिया था और मेवाड़ की राजगद्दी को हड़पने की कोशिश की थी। इससे राज्य और दरबार दोनों में अराजकता फैल जाती है और सब एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं गद्दी को लेकर। मगर ऐसी ही विषम परिस्थितियों ने उस समय एक राजकुमार को बना दिया इतिहास में मेवाड़ राजवंश का सबसे बड़ा सितारा। इस राजकुमार का नाम था कुंभकर्ण, जो कि बना मेवाड़ का सबसे महान राजा महाराणा कुंभा। इस एपिसोड को मैं यहीं विराम देता हूं। आप सभी को मुझे ध्यान से सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में हम सुनेंगे महान महाराणा कुंभा की कहानी। जय हिंद, जय भारत।